नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा जमीन किसके पास होगी तो आप कहोगे अंबानी या फिर अदानी। लेकिन यह जवाब एकदम गलत है। तो फिर उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास यानी कि सरकार के पास है। तो हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है आपको पता है? अगर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा तो यकीनन ये जानने के बाद आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। तो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जमीन ओन करता है वह है कैथोलिक चर्च। जी हां, आपने सही सुना, यह है कैथोलिक चर्च। और अगर उसके बाद कोई आता है तो वो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड। मतलब कि अगर हम सरकार को हटा दें तो सबसे ज्यादा लैंड ओन करते हैं वो है कैथोलिक चर्च और मुस्लिम वक्फ बोर्ड। और अंबानी अदानी तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो आज हम उन्हीं में से एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने वाला है। हालांकि आपके मन में यह सुनने के बाद कई सवाल आए होंगे कि आखिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड या फिर ये कहे कि भारत के सबसे बड़े लैंड माफिया जिनके पास इतनी जमीन आई कैसे? आखिर कैसे ये जमीन माफिया के पास इतने सारे पावर्स आए? आखिर ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड है क्या? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि कैसे यह मुस्लिम वक्फ बोर्ड उर्फ लैंड माफिया हम सबकी नजरों से बचकर भारत की जमीन हड़प रहे हैं। तो चलिए अब समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं निशीत और आप देख रहे हैं नो विथ निशीत। तो आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं दो सच्ची घटनाओं के साथ। जहां पहली घटना होती है तमिलनाडु में, जहां तमिलनाडु के एक गांव में एक लैंड ओनर राजगोभूमि का कर्ज उतारने के लिए उस जमीन को बेचने का तय किया। लेकिन जब वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा तो अधिकारी ने उन्हें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने को बोला, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इस गांव और ऐसे ही कई और हिंदू गांव की जमीन इस वक्फ बोर्ड की बताई जा रही थी। जिसके बाद अगर दूसरी घटना देखें तो मार्च 2023 में एक ऐसा केस सामने आता है जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। मार्च 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और यह कहता है कि हमें बचा लो, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन को ही अपनी जमीन बता दिया था। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। ताजमहल की जमीन, बेट द्वारका की जमीन, चार मीनार की जमीन, अंबानी का घर, 77% ऑफ दिल्ली का जमीन, 42% ऑफ हैदराबाद की जमीन, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस की जमीन, विप्रो हैदराबाद की ऑफिसेस की जमीन और दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन, ये सभी जगह की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कभी ना कभी दावा किया है कि ये उनकी जमीनें हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, पर यह सब सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? तो इसकी अगर बात की जाए तो वक्त शब्द कुरान में नहीं पाया जाता है और न तो भारतीय संविधान में कहीं मिलता है। इसका जिक्र हदीसों में ही मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि हदीस क्या है? तो हदीस वही किताबें हैं जो कुरान को समझने के लिए उलेमाओं ने लिखी थी। वक्फ का सबसे पहला प्रारंभिक पुरातात्विक संदर्भ 10वीं शताब्दी में मिलता है। इससे पहले वक्फ का कोई रिकॉर्डेड सबूत नहीं था। हालांकि यह वक्त आज मौजूद वक्फ बोर्डों में से बिल्कुल अलग था। वक्त जो कि अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है रोकना। लेकिन इस्लामिक नजरिए से कहे तो वैसी चीजें या संपत्ति जो लोगों के हित के लिए अल्लाह के नाम पर दान दी जाती है, मतलब कि चैरिटी। इसे अगर हम आसान भाषा में समझे तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और वह अपनी कोई जमीन या फिर कोई अपना फ्लैट या घर वो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या फिर वो अल्लाह को डोनेट करना चाहता है तो वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को डोनेट कर सकता है ताकि उसका इस्तेमाल मुस्लिम्स के लिए किया जाए। अब ये जो वक्फ बोर्ड है वो क्या करेगी? वो उस मुस्लिम व्यक्ति से उसकी जमीन ले लेगी और उसका केयर टेकर बन जाएगी। मतलब कि अब उस प्रॉपर्टी या फिर उस जमीन का जो इस्तेमाल है वो वक्फ बोर्ड वाले करेंगे, जो कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हो सकता है, या तो फिर वहां पे मदरसा बन सकता है, या तो फिर उसको नमाज पढ़ने के लिए कोई ग्राउंड बना सकते हैं।
इन शॉर्ट वो किसी भी चीज में उस प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। और अगर कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी वक्त के पास एक बार चला गया तो फिर वो हमेशा के लिए वक्त का हो जाएगा, उससे वापस कोई नहीं ले सकता है, इवन कोर्ट भी नहीं। इसके इतिहास में देखें तो पैगंबर मोहम्मद के जमाने में दान का कॉन्सेप्ट मिलता है, मतलब चैरिटी। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक हजरत उमर जो बाद में इस्लाम के दूसरे खलीफा कहलाए, जब वह खैबर की लड़ाई में थे तब उस टाइम उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा मिला था जिसके बारे में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका क्या करना चाहिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको इसी तरह रखिए और इससे होने वाले फायदे दान में दे दीजिए जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त भी रखी गई, जैसे इसे बेचा नहीं जाएगा या फिर किसी को विरासत में नहीं दिया जाएगा। अब अगर आपने कोई संपत्ति चैरिटी में दे दी है तो वह वापस नहीं ले सकते हैं। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि यह मेरे दादा की जमीन है या फिर प्रॉपर्टी है जो मुझे वापस चाहिए। रही बात बेचने की, तो वक्त प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, लेकिन उस पर किराया ले सकता है या फिर उसे लीज पर दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी नियम कानून है। तो क्या वक्त में कोई कानूनी मान्यताएं है भारत में? जवाब है हाँ। पहली बार 1954 में संसद में वक्फ एक्ट पास किया गया था, लेकिन 1995 में इसे निरस्त कर एक नया वक्फ एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मकसद यह था कि वक्फ प्रॉपर्टी को संभालने वाली वक्फ बोर्ड को ज्यादा पावर दिया जाए। अब आप ये कहेंगे कि यह वक्फ बोर्ड कहां से आया और यह क्या काम करता है। इसे इस तरह समझिए कि आपके सोसाइटी या मोहल्ले में मेंटेनेंस के लिए RWA या कोई कमेटी होती है, वैसे ही भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी के रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम बनाया। आसान भाषा में कहे तो वक्फ बोर्ड का काम है वक्त की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना और संपत्ति से आने वाली आमदनी का हिसाब रखना, साथ ही चेक करना कि आमदनी और संपत्ति का सही इस्तेमाल सही जगह पर हो रहा है या फिर नहीं। अब एक सवाल यहां पर यह आता है कि क्या मुसलमानों की हर दान की हुई प्रॉपर्टी वक्त की हो जाएगी? जवाब है नहीं। इसका पूरा प्रोसेस होता है। कोई प्रॉपर्टी वक्त के तहत तभी आएगी अब उसके लिए वक्तनामा या ये कहे कि एग्रीमेंट तैयार होगा जिसमें बताना होगा कि किस मकसद से आप दान दे रहे हैं। फिर वक्फ बोर्ड सर्वे करता है, फिर बाकी कागजी काम जैसे सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिस्ट कराना। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने पहले किया था कि वक्फ बोर्ड इतना अमीर क्यों है। तो भारत सरकार ने वक्त संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए एक वक्त एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया मतलब WMSI प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत ऑनलाइन वक्त की संपत्तियों की जानकारी आप इंटरनेट पर जाकर WAMSI.nic.in पर देख सकते हैं। हालांकि 3 फरवरी 2024 तक की गई एंट्री के मुताबिक देश भर में 32 वक्त बोर्डों के पास कुल मिलाकर करीब 35 लाख वक्त एसेट्स, 85 लाख अचल यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी और करीब 16,000 चल मतलब की मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है। आसान भाषा में कहे तो इमूवेबल संपत्ति मतलब कोई घर, जमीन, ऑफिस, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे पैसे, शेयर, बर्तन या फिर अनाज। वक्त पर काम कर रहे पत्रकार अफरोज आलम साहिल ने हमने बात की इस टॉपिक पर, तो उन्होंने कहा कि वक्त प्रॉपर्टी की असल संख्या कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि देश में बहुत सी प्रॉपर्टी लिस्ट में दर्ज ही नहीं है। साथ ही वक्त प्रॉपर्टी में लगातार इजाफा हो रहा है। 30 सितंबर 2022 तक की गई एंट्री के मुताबिक कुल 85 लाख अचल संपत्तियों में से करीब 57,000 वक्त प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा है और करीब 4 लाख से ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी की कोई जानकारी ही नहीं है। शुरुआत के दिनों में वक्त मूल रूप से एक इस्लामी जमात थी जिसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब था कि वक्त हमेशा राज्य यानी कि मुस्लिम शासक के नियंत्रण में था। वक्त बोर्ड जैसे कोई चीज नहीं थी। आज के वक्त बोर्ड यानी कि केंद्रीय वक्त परिषद की स्थापना 1964 में नेहरू ने की थी। वक्त में अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि वक्त बोर्ड ने रक्षा और रेलवे जैसे केंद्र सरकार के संस्थानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बनने के लिए एक प्लानिंग के तहत हिंदुओं की जमीन को हड़प रहा है। विदेशी मुस्लिम आक्रांता जब भारत आए तो यह मसला अपने साथ लाए थे।
आक्रमणकारियों ने बहुत सारी जगहों पर कब्जा किया और लूट चलाई। उनका इरादा केवल हिंदू मंदिरों को नष्ट कर उसे मस्जिद में परिवर्तित करना था। मार्च 27, 2012 के दिन हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपती है। खबर का टाइटल था कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड पर 2 लाख रुपए करोड़ के घोटाले का आरोप। खबर में क्या था वो मैं आपको बताता हूं। खबर में था कि कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वक्फ बोर्ड की 50% संपत्ति, जिसकी कीमत 4 लाख करोड़ रुपया की गई है, इन संपत्तियों का राजनेताओं और बोर्ड के सदस्यों ने रियल एस्टेट माफिया के साथ मिलकर दुरुपयोग किया है। इसका खुलासा नवंबर 2011 में हुआ, जब आयोग के कुछ सदस्य निरीक्षण पर बीदर जिले में गए और उन्हें अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिली। उन्होंने एसटी को बताया कि जांच करने पर पता चला है कि अकेले बीदर जिले में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और लगभग 3786 एकड़ भूमि का निपटान किया गया था। अगर कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी वक्त के पास एक बार चला गया तो फिर वो हमेशा के लिए वक्त का हो जाएगा, इससे वापस कोई भी नहीं ले सकता है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास गई है तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है। दिल्ली सल्तनत के समय पे जो इस्लामिक डायनेस्टिक्स थी वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी और यही वो समय था जहां से धीरे धीरे वक्त बड़ा हुआ। वक्त के जो प्रॉपर्टीज थे वो इंडिया के अंदर बढ़ते ही चले गए और फिर वही बाद में जाकर ब्रिटिशर्स के साथ डिस्प्यूट हो जाता है और इस कारण से वक्त का ये जो मामला है ब्रिटिशर के सामने भी आ गया था। यह भी एक बड़ा फैक्ट है कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो जो हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे उनकी प्रॉपर्टी तो वहां के मुस्लिम ने कब्जा कर लिया, लेकिन यहां से जो मुस्लिम पाकिस्तान गए थे वो सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान में देकर चले गए। 1954 में एक वक्फ एक्ट पास किया जाता है और यह पास किया जाता है नेहरू जी की गवर्नमेंट के द्वारा और इस एक्ट के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है। वोट बैंक के चक्कर में नेताओं ने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा पावर्स दे दिए और इसके बाद फिर 1995 में एक और एक्ट पास होता है। 1995 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव की, तो उस समय पे वक्फ एक्ट 1995 पास किया जाता है और इसके बाद वक्फ बोर्ड के पास और ज्यादा पावर्स रहते हैं, इतने पावर्स कि अगर कोई इसको ओवर रूल कर ही नहीं सकता है। ओप इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट में हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर स्टोरी छपी है। एक वीडियो जो शायद एक दशक पुराना है, वहां पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति का आवास जो मुंबई के अंदर है एक वक्फ संपत्ति पर बनाया गया है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, है ना? मुंबई की सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। हमारी सरकार होती तो हम निर्माण ध्वस्त कर देते। केजरीवाल 2019 के वीडियो में ये चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ बोर्ड के सीईओ ने भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के स्वामित्व का दावा किया था। अल्पसंख्यक विकास विभाग के संयुक्त सचिव और राज्य वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया। वक्फ बोर्ड के सीईओ ने हलफनामे में कहा कि जमीन का हस्तांतरण गैर कानूनी है क्योंकि यह वक्त की संपत्ति है और मामले से जुड़े मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक और खबर जागरण में छपी थी कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचि जिले के तिरुचेंथुरई गांव में 1500 साल पुराने मानेदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक जताया है। गांव में और उसके आसपास मंदिर की 369 एकड़ संपत्ति है। राजगोपाल नामक किसान ने जब गांव के ही एक दूसरे किसान को अपनी 1.2 एकड़ खेती की जमीन बेचनी चाहिए तो रजिस्ट्रार दफ्तर द्वारा उसे बताया गया कि यह जमीन उसकी नहीं बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। रजिस्ट्रार ने उसे बताया कि जमीन उसकी नहीं है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है और उसे चेन्नई स्थित वक्फ बोर्ड के कार्यालय से एनओसी लेनी होगी। राजगोपाल ने रजिस्ट्रार से कहा कि उसने 1992 में यह जमीन खरीदी थी और उसे वक्फ बोर्ड से एनओसी लेने की क्यों जरूरत है। राजगोपाल ने अनुसार रजिस्ट्रार ने उनसे कहा कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने दस्तावेज विभाग को 250 पेज का एक पत्र भेजा है और कहा है कि तिरुचेंथुरई गांव में किसी भी जमीन की खरीद बिक्री उसकी एनओसी के साथ ही किया जाएगा।
गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि गांव में हर पुरुष या महिला के नाम पर जमीन है। तो जैसा कि आपने आज के इस वीडियो में देखा कि कैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड भारत का टॉप का लैंड ऑनर बना और कैसे वो हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर रहा है। अब आप लोग ही बताइए कि इसको हम लैंड जिहाद न कहे तो आखिर कहे क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनवेलिंग ट्रूथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।